बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना कि क्या क्या चुनौतियां आई थी कांग्रेस प्रणाली के सामने और किस तरह से सामना किया था कांग्रेस ने। 1971 में कांग्रेस अब एक नए रूप में आ चुकी थी, नए रूप में वो हम सब के सामने थी और वापस कांग्रेस ने अपनी वो शक्ति, अपनी वो ताकतें प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब जो ये कांग्रेस हमारे सामने थी, क्या वो ये पहले वाली कांग्रेस थी? अंतर कुछ कुछ परिलक्षित हो रहा था, लेकिन ये अंतर और स्पष्ट हो गया 1973 से 1975 के बीच। जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हमारे देश के अंतर्गत हुई, जो राजनीतिक गतिविधियां हमारे देश में देखने को मिली, उन सब से ये पुरानी कांग्रेस एक वो कांग्रेस जो कि स्वाधीनता आंदोलन के समय हमारे सामने थी, और अब एक ये कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी वाले खेमे से हमारे सामने आई थी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर साफ दिख रहा था। 1975 में आपातकाल लागू हुआ। क्या थी परिस्थितियाँ, क्या थे कारण? जब भी हम आपातकाल की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई युद्ध जैसी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसी कोई ऐसी घटना परिघटना सामने आती है। लेकिन ये जो आपातकाल भारत में लागू किया गया था, ये आपातकाल अंदरूनी गड़बड़ियों को लेकर लागू किया गया था। तो क्या थी मुख्य घटनाएं, क्या कारण थे आपातकाल को लागू करने के, क्या आवश्यकता आन पड़ी थी ऐसी, और क्या थे इसके परिणाम? इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे अपने इस अध्याय में, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में पहले पड़ाव को, आपातकाल की पृष्ठभूमि को। क्या थी आपातकाल की पृष्ठभूमि, अर्थात क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसी बातें थी जो कि आपातकाल लागू होने से पहले गठित हुई थी और जिन्होंने एक भूमिका बांध दी थी आपातकाल की। चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करने वाले हैं। 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि का, आपातकाल लागू करने के कारणों का, आपातकाल की क्या आवश्यकता थी इसका, आपातकाल लागू करने का व्यावहारिक अर्थ क्या था, दलगत राजनीति के हिसाब से आपातकाल के क्या परिणाम हुए और आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखा। कुछ इन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन हम करेंगे अपने इस अध्याय में। तो जानते हैं 1967 के बाद भारतीय राजनीति की कुछ घटनाओं को। 1967 के बाद में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। जैसा कि हम सभी ने जाना था, उस वक्त पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो अपने चरम पर थी। जो चुनाव हुए थे उनमें भी इंदिरा गांधी ने जोरदार जीत दर्ज की थी। दलगत प्रतिस्पर्धा थी वो तीखी और ध्रुवीकृत हो चुकी थी। एक तरह से दलों के बीच में जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, जो आपसी होड़ थी, वो बड़ी तीखी और तीव्र हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। ये एक बात हमें याद रखनी है कि सरकार ने कुछ कुछ ऐसे कार्य किए थे, कानून बनाए थे, जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध माना था। कांग्रेस का मानना था कि अदालत का ये रवैया संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। अर्थात जो संविधान में निर्धारित जो भी कहें कि अपन संसद की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और कोई भी सरकार हो चाहे कोई न्यायपालिका हो, उसे संविधान के अंतर्गत ही, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्य करने होते हैं। तो सरकार द्वारा किए गए कुछ पहल कदमियों को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर गलत माना कि वो संविधान के अनुरूप नहीं है। वहीं सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस रवैये को और एक तरह से इस रूप में दर्शाया कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जो रवैया है, ये संविधान की सर्वोच्चता की खिलाफत कर रहा है। राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत हो चली थी और इंदिरा गांधी और विरोधियों के बीच में गहरे मतभेद थे। ये राजनीति कुछ कुछ है 1967 के बाद के वक्त की। आर्थिक संदर्भ भी हम देख लें तो आर्थिक संदर्भ के मामले में हमने पहले भी बात की थी। इस दौर में हमें लगातार 3 युद्धों का सामना करना पड़ा था। साथ ही इसी दौर में हमारे देश में अकाल भी पड़ा था और इस कारण से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी
बड़ी विकट हो चली थी। देखते हैं, औद्योगिक विकास की दर है वो कम थी और इससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन काटा था। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। 1974 में 1973 में 20-30% तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी हो रही थी। विभिन्न चीज़ों की कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। बांग्लादेश संकट से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आन पड़ा था। 1972-73 में मानसून असफल था। खाद्यान्न का उत्पादन 8% से भी कम, और 1971 का जो नारा गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में दिया था, वो 1971 और 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं ला पाया था। आगे हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त था। अभी हमने जाना कि उनका वेतन काट दिया गया था। आर्थिक स्थिति की बदहाली से पूरे देश में असंतोष था और छात्रों के विरोध स्वर उठ रहे थे। गैर कांग्रेसी दलों ने कारगर तरीके से इस जन विरोध की अगुवाई की थी। ये जो रोष व्याप्त था, ये जो जन विरोध व्याप्त था, इस जन विरोध को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे विपक्षी दल। वो इन विरोधों की अगुवाई कर रहे थे। एक तरह से वो कांग्रेस विरोधी मोर्चा खोल रहे थे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, जो कि संसदीय राजनीति में भरोसा नहीं रखते थे। ऐसे समूह की बढ़ोतरी हो रही थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनको दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो ये सारी की सारी बातें हमें कहानी कह रही हैं कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ विरोध की धारा बह रही थी। रोष व्याप्त हो रहा था आम जनता में, और जिस तरह से विरोध को दबाया जा रहा था, इसके परिणाम ज़्यादा सकारात्मक नहीं होने वाले थे। गुजरात का आंदोलन ये शुरू होता है जनवरी 1974 में, और ये आंदोलन गुजरात में छात्रों ने छेड़ा था। हम पृष्ठभूमि देख ही चुके हैं कि किस तरह से आर्थिक स्थितियां बेहद विकट थी। चारों ओर महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, असंतोष व्याप्त था, रोष व्याप्त था, और इस असंतोष को, इस रोष को, इस गुस्से को नेतृत्व प्रदान करने के लिए विपक्षी दल सामने थे। जहां इस गुस्से को दबाने के लिए पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की गई थी, वहीं गुजरात में 1974 में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस आंदोलन में इंदिरा गांधी की असहमति थी, और जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी वो शामिल थी, और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया था। खाद्यान्न है, खाद्य तेल है और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दों पर छात्रों ने ये आंदोलन छेड़ा था। गुजरात का ये आंदोलन था, खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस पर इंदिरा गांधी की जताई हुई असहमति, और जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां थी, वो भी इसमें शामिल हो गई थी, और अब इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया था। और इस विकराल रूप का असर ये हुआ कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों की मांग की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाएं। जून 1975 में विधानसभा में चुनाव हुए और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई। तो देख पा रहे हैं कि कैसे ये कांग्रेस विरोधी हवा चल रही थी। ये जो गुजरात का आंदोलन हुआ था, ये खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर था। इंदिरा गांधी ने इस पर जहां असहमति जताई थी, वहां अन्य राजनीतिक दल इसकी सहायता कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और इस आंदोलन के विकराल रूप को देखते हुए राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया गया था। कांग्रेस में विधानसभा, इसके बाद में विधानसभा चुनाव हुए 1975 में, और जिसमें कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात करते हैं बिहार आंदोलन की। बिहार आंदोलन होता है मार्च 1974 में। ये भी छात्रों ने छेड़ा था ये आंदोलन। इसका भी कारण वही था, बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न का अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बिहार के छात्रों ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, इस आंदोलन को एक बड़े कहीं कि अपन स्तर पर ले जाने के
लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जयप्रकाश नारायण ने इस निमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि आंदोलन है वो अहिंसक रहेगा और अपने आप को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अर्थात इस आंदोलन को हमें बिहार से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाना है। तो जयप्रकाश नारायण ने ये दो शर्तें रखी थी कि पहली बात तो किसी भी हालातों में हम इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे, ये आंदोलन है ये अहिंसक रहेगा, अहिंसा की नीति का पालन करेगा, और दूसरा ये आंदोलन सिर्फ अपने आप को बिहार तक सीमित ना रखता हुआ देश में बाहर जाएगा, देश में चहुं ओर फैलेगा। इस प्रकार इस छात्र आंदोलन ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया था। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। तो एक तरह से ये आंदोलन भी एक बड़े स्तर पर उठ खड़ा हुआ था। एक राजनीतिक चरित्र इसने ग्रहण कर लिया था, एक राष्ट्रीय चरित्र इसने ग्रहण कर लिया था, और अब ये बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा था। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। इससे रोजमर्रा के कामकाज ठप हो जाने का खतरा था। 1975 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। 1975 में एक विशाल रैली निकाली गई जिसे संसद मार्च का नाम दिया गया, और इसका नेतृत्व कर रहे थे जेपी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों ने अपना समर्थन दिया था। जेपी द्वारा आंदोलन में जो रणनीति अपनाई गई थी, कहीं कहीं उसकी आलोचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ये आलोचनाएं ये कहती हैं कि जो गुजरात और बिहार में ये आंदोलन चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ये आंदोलन था ये भ्रष्टाचार का विरोधी नहीं, खाद्यान्न की कमी का विरोधी नहीं, महंगाई का विरोधी नहीं, अपितु कांग्रेस का विरोधी था। अर्थात ये आंदोलन कांग्रेस का विरोध करने के लिए चलाया गया था, ना कि ये आंदोलन देश की हाल बदहाल जनता की परेशानियों से उसको मुक्ति दिलाने के लिए या उसकी परेशानियां सरकार के सामने रखने के लिए। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, अपितु इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाए गए थे। तो देखा आपने कि किस तरह से जो भी आंदोलन थे वो चाहे राज्य सरकार के खिलाफ चलाए गए थे या फिर कांग्रेस की जो केंद्रीय कांग्रेस सरकार थी या कांग्रेस पार्टी थी उसके खिलाफ चलाए गए थे। माना यही गया था कि ये आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। न्यायपालिका से भी संघर्ष हुआ हमारी सरकार का। क्या था वो संघर्ष? 3 संवैधानिक मसले थे। पहला संवैधानिक मसला कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, अर्थात सरकार संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल था, क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आंसर था, सरकार संविधान में इस तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि मूल अधिकारों में कटौती होती हो। संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। संसद ने अपना ये एक तर्क रखा कि चूंकि संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं और वो तत्व किसी भी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के दिशा निर्देश देते हैं। तो संसद उन नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावकारी बनाने के लिए मूल
अधिकारों में कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के संशोधन को निरस्त कर दिया। तो एक तरह से सीधी सीधी टक्कर, सीधा सीधा संघर्ष हम देख पा रहे हैं संसद के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव आया और इस संकट की परिणति किस रूप में हुई? केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में। और इसके बारे में हमने विस्तार से जाना था कक्षा 11 के जब कक्षा 11 का हमने अध्ययन किया था संविधान एक सिद्धांत और व्यवहार वाली पुस्तक का। तो कई दफ़ा केशवानंद भारती मुकदमे का बात आई थी, चर्चा आई थी। और जो मूल ढांचे वाला सिद्धांत था संविधान का, उसमें हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया था। क्या था? केशवानंद भारती मुकदमा। अगर आप भूल गए हैं तो वापस जाइए पुराने वीडियोस पर, कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस निकालिए और एक बार वापस देखिए केशवानंद भारती मुकदमे के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐतिहासिक मुकदमा था ये, जिससे कि जो हमारा संरचनात्मक ढांचा है, मूल ढांचा है संविधान का, मूल ढांचे का सिद्धांत इस मुकदमे से निकल कर आया था। तो ये जो संकट की परिणति है वो किस रूप में होती है? केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में। 1978 में केशवानंद भारती फैसले के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। और जैसे ही मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ, हमारी सरकार ने, कि हमेशा से ये परंपरा रही है कि जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए जो चौथे नंबर की वरिष्ठता पर न्यायाधीश थे उनको मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया। देखते हैं, सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की और न्यायमूर्ति ANK को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। जिन 3 न्यायाधीशों की अनदेखी की गई थी उन्हें सरकार के इस फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया था, यानी कि उन्होंने सरकार के फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया था। और इस संघर्ष का चरम बिंदु कहाँ आता है? जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही निरस्त कर दिया, यानी कि उनके निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया। ये था इस न्यायपालिका और संसद के संघर्ष का चरम बिंदु। तो देखा हमने कि किस तरह से परिघटनाएं हुई आपातकाल से ये पहले की कुछ पृष्ठभूमि यहाँ तैयार हो रही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गुजरात में आंदोलन है, बिहार में आंदोलन है और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। उसके साथ रेलवे कर्मचारियों ने भी आंदोलन में हिस्सा ले लिया है। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि कैसे जनता है वो एक तरह से सरकार की से खुश नहीं है, हाल है, बेहाल है, बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोज़गारी से। तो हाल बेहाल जनता है वो आंदोलन करने उतर पड़ी है। साथ ही सरकार का संघर्ष चल रहा है न्यायपालिका के साथ में भी। तो ये कुछ ऐसे घटनाएं, परिघटनाएं हैं जो कि आपातकाल तक पहुंचा देती हैं हमारे देश की राजनीति को। लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गुजरात और बिहार में किन मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि गुजरात और बिहार में जो हमारे देश की उस वक्त व्यवस्था थी, कैसी हाल बेहाल जनता थी, खाद्यान्न की कमी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है। तो ये बहुत सारे मुद्दे इन दोनों आंदोलन में उठाए गए थे। 1975 के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने इस संसद मार्च का नेतृत्व किया था। आपको अच्छे से याद रखना है। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपातकाल लागू किया गया, क्या क्या उसके प्रावधान किए गए, आपातकाल के दौरान क्या घटनाएं हुई, क्या परिघटनाएं हुई, किस तरह से आहत जनता के जो मौलिक अधिकार हैं वो निष्क्रिय कर दिए गए। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।